एक आकर्षक महिला सम्मोहनकर्ता के साथ अंतिम टकराव के बारे में बताती है। जब मोरियार्टी एक और योजना बनाता है तो होम्स और जॉन वॉटसन को एक बार फिर कार्रवाई के लिए बुलाया जाता है। यह योजना महिलाओं की तर्जनी उंगलियों को हटा रही है। सर जॉर्ज फेनविक अपनी प्रेमिका लिडिया मार्लो के साथ अकेले एक रोमांटिक रात बिताने के बाद सम्मोहित होकर विश्वास करते हैं कि तर्जनी उंगलियों को हटाने के लिए वह जिम्मेदार हैं। अपनी जेब में एक मिलने के बाद उसे यकीन हो गया कि उसने ऐसा किया है। उनकी बेटी होम्स और वॉटसन के पास आती है। वह नहीं जानती कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है, जिसका पता होम्स को तब चलता है जब वह एक टैक्सी को उसका पीछा करते हुए देखता है। हालांकि अंदर का व्यक्ति उसे देख लेता है और एक खाली घर में पार्क कर देता है और उन्हें बताता है कि उसने अपने पिता को मिट्टी के ढेर के नीचे तर्जनी उंगली रखते हुए पाया। फेनविक को तब मृत पाया गया। होम्स का मानना है कि अपराधों के लिए मोरियार्टी जिम्मेदार है। फिर वॉटसन को एक महिला की मदद करने के लिए बुलाया जाता है जो अपने पालतू पक्षी को खाना खिलाते समय गिर गई थी। वह मन ही मन बुदबुदाते हुए बाहर निकल जाता है कि मोटे लोगों के पक्षी पालने के खिलाफ कानून बनना चाहिए। कुछ मिनट बाद मोरियार्टी प्रकट होता है और बताता है कि उसने वॉटसन को बुलाया था ताकि वह होम्स से बात कर सके और उसे विश्वास दिला सके कि उसने वॉटसन को बंधक बना रखा है, इसलिए वह उसे रहने देगा। फिर वह एक कुर्सी पीछे की ओर झुका देता है। होम्स को एक खुली खिड़की दिखाई देती है जो खाली घर की खिड़की और कुर्सी के ठीक सामने है। वह कुर्सी पर नहीं बैठता। जब मोरियार्टी चला जाता है, वॉटसन आता है। होम्स बताता है कि मोरियार्टी ने क्या किया और वॉटसन को खाली घर का पता लगाने के लिए कहा। खाली घर के अंदर वॉटसन एक स्नाइपर को होम्स पर गोली चलाते हुए देखता है। तब होम्स प्रकट होता है और बताता है कि उसने वहां एक मूर्ति इसलिए लगाई क्योंकि उसे वहां बैठते ही पता चल गया था कि शर्लक होम्स का अंत होगा। ग्रेगसन स्नाइपर एक सम्मोहित पूर्व सैनिक को दूर ले जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद होम्स के दरवाजे पर उसे मार दिया जाता है। होम्स, जिसके पास अब एक योजना है, लिडिया से दोस्ती करता है। वह उसे अपने घर ले जाती है जहां उसे एक बेहोशी की दवा दी जाती है, जिससे होम्स बहुत उनींदा हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है और अंततः होम्स बेहोश हो जाता है। जब होम्स जागता है तो मोरियार्टी, जो लिडिया की मदद कर रहा है, उसे इमारत से कूदने के लिए कहता है। इसके बाद वॉटसन और पुलिस सामने आते हैं और अपराधियों को पकड़ लेते हैं। होम्स ने तब खुलासा किया कि वह वास्तव में सम्मोहित नहीं था। फिर मोरियार्टी एक पुलिसकर्मी की पकड़ से भाग जाता है और लिडिया के घर के ऊपर से दूसरी इमारत में कूद जाता है। हालांकि वह एक पाइप पर लटक गया जो इमारत से ढीला हो गया, जिससे मोरियार्टी की गिरकर मौत हो गई। होम्स और वॉटसन चुपचाप मोरियार्टी के विरुद्ध अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। फिल्म की तरह कहानी का अंत मोरियार्टी की गिरकर मौत के साथ होता है। हालांकि यहां वह झरने के बजाय एक इमारत के ऊपर से गिरता है। दी एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स 1939 और शेरलॉक होम्स एंड द सीक्रेट वेपन 1943 के चरमोत्कर्ष में मोरियार्टी का अंत इसी तरह से 2 बार पहले हुआ था। दी एम्प्टी हाउस की तरह शर्लक होम्स ने बेकर स्ट्रीट में अपने कमरे की खिड़की की रोशनी में एक झूठी छवि रखकर उसे मारने की उम्मीद कर रहे एक हत्यारे को पकड़ लिया ताकि वह हत्यारे पर हमला कर सके। इस संस्करण में सिलहूट जूलियस सीजर की प्रतिमा का है, जिसका चेहरा होम्स से मिलता जुलता है। संयोग से आपने देखा होगा कि युगों से प्रमुख पुरुषों की नाक प्रमुख होती है। इस फिल्म में सहायक इंस्पेक्टर ग्रेगसन हैं, जो स्टडी इन स्कारलेट में इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड के साथ दिखाई दिए थे। होम्स को इस मामले में भावनात्मक रूप से शामिल दिखाया गया है। वह महिलाओं की हत्या से घृणा महसूस कर रहा है। हालांकि होम्स एक सोचने वाली मशीन बनना पसंद करते हैं। उन्हें कॉनन डॉयल की कुछ कहानियों में भावनात्मक रूप से समझौता करने और वास्तव में अपने विरोधियों से क्रोधित होने के लिए जाना जाता है, जैसे कि द 5 ऑरेंज पिप्स और ए केस ऑफ आइडेंटिटी में शर्लक होम्स और सीक्रेट वेपन की तरह। अंतिम क्रेडिट में मोरियार्टी का नाम मोरियारिटी गलत लिखा गया है। मोरियार्टी का इरादा होम्स की आत्महत्या को नकली बनाने का है, एक योजना जिसका उपयोग शर्लक एपिसोड द रीच एंड बैक फॉल में भी किया गया था। उम्मीद है ये मूवी आपको बहुत पसंद आई होगी।